हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन व्लॉग। कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। और कोरोना का थर्ड फेज स्टार्ट हो गया है, तो आप भी अच्छे से रहिए, फैमिली को भी अच्छे से रखिए, ध्यान रखिए। और जहाँ तक हो सके ट्राई करिए घर में रहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जैसे कि मेरे टाइम पे होता था, तो मैं भी हॉस्पिटल जाती थी, तो आने के बाद पूरा सर से पूरा नहाती थी, कपड़े वगैरह तुरंत वॉश करके डाल देना, कुछ टच नहीं करना है, पहले नहाना है, ग्लव्स लगा के जाइए, मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर हाथ में लेके ही जाना है, हर चीज़ सैनिटाइज कर देना है। तो वो सब ध्यान रखिएगा। और सॉरी फॉर द लेट वीडियो पोस्ट, बिकॉज आपको तो पता ही बेबी बहुत छोटा है, तो और हम हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, तो संभालने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं मतलब अकेले ही, और इस टाइम हाउस हेल्पर नहीं रखती मैं बिकॉज ऑफ कोरोना, तो अकेले ही सब हैंडल करना पड़ता है। तो मैं वीडियो डेली बेसिस पे नहीं डाल पाती, तो उसके लिए सॉरी। तो जैसे कि नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने प्लेजेंटा एंटीरियर के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि उसको मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बिकॉज, तो इसलिए मैं उसको 2 पार्ट में लाऊंगी। तो आज बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे एंटीरियर प्लेजेंटा के बारे में। और मैं बात करना चाहती हूँ आज की नॉर्मल डिलीवरी कैसे एंटीरियर प्लेजेंटा में। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे प्लेजेंटा एंटीरियर है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल होती है, तो ऐसा नहीं होता। वही मुझे बोलना था कि एंटीरियर प्लेजेंटा अगर होता है, मतलब नॉर्मल एंटीरियर प्लेजेंटा है, तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। डिफ़िकल्टी कब आती है? जब आपका प्लेजेंटा प्रिविया हो या फिर लो लाइंग प्लेजेंटा हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सर्विक्स है ना, प्लेजेंटा उसको कवर कर लेता है, तो उसकी वजह से फिर अबॉर्शन होने का डर रहता है, मिसकैरेज होने का डर रहता है, और किसी किसी को ब्लड लीकेज होने लगता है। तो और उसमें जो अगर आपका प्लेजेंटा प्रिविया रहेगा या लो लाइंग रहेगा, तो उसमें ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपका सिजेरियन होने का चांसेस क्या सिजेरियन ही होता है, बिकॉज वो सर्विक्स का जब मुंह ही प्लेजेंटा ने बंद कर लिया, कवर कर लिया, तो फिर बेबी कहाँ से होगा, है ना। तो उसमें फिर उस केसेस में ऐसा रहता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपका नॉर्मल एंटीरियर प्लेजेंटा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है, प्लेजेंटा जैसा होता है वैसा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज उसमें सिर्फ ये होता है कि प्लेजेंटा आपका आगे रहता है, बेबी आपका पीछे रहता है। हाँ, बट अगर आपका एंटीरियर प्लेजेंटा है, तो आपको हो सकता है कि डिलीवरी टाइमिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि प्लेजेंटा आगे रहता है, तो बेबी को आगे मतलब सरकने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, टाइम लगता है थोड़ा सा। और तो और अगर अगर आपका एंटीरियर प्लेजेंटा है, और अगर प्लेजेंटा प्रीविया भी नहीं है, लो लाइंग भी नहीं है, फिर भी अगर सी सेक्शन करना पड़ रहा है, तो उसका अदर रीज़न हो सकता है, कुछ और हो सकता है। बेबी ने नाल फंसाया होगा, या गंदगी कभी कभी बच्चे ये कर लेते हैं, तो उसका रीज़न हो सकता है। बट अगर एंटीरियर प्रेजेंट है, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और रही मेरी बात, तो मेरा बेबी जो है वो 16 डेज, डॉक्टर ने जो डेट दिया था उसके 16 डेज पहले ही आया है। 16 सितंबर का डेट दिया था, 30 अगस्त को ये बॉर्न हुआ है। और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, और पेन मुझे बहुत हुआ था। मुझे सुबह 8 बजे से पेन, मतलब वाटर ब्रोकेज हो गया था 8 बजे सुबह में। और उसके वाटर ब्रेकेज होने के बाद 1-1.5 घंटे मैं घर पे ही थी। और मैं अपना थोड़ा सा स्टोरी बता रही हूँ डिलीवरी का आप लोग को। एंटीरियर प्लेजेंटा था मेरा भी, तो कैसा नॉर्मल डिलीवरी हुआ वो बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा ऐसे मन किया शेयर कर दूँ। तो हाँ, मेरा कैसे हुआ, 8 बजे वाटर ब्रोकेज हुआ, तो और उसके 1 घंटे के बाद मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। तो बहुत लोग बोलते हैं कैसा, स्टार्टिंग में जो पेन होता है वो आधा घंटा 15 मिनट रुक रुक के होता है ना, जो भी पेन होता है वो कमर से आगे आता है पेन, ऐसा। तो वो मुझे लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे 9 बजे पेन स्टार्ट हुआ, वो स्टार्टिंग में ही मुझे 7-7, 8-8 मिनट रुक रुक के पेन होने लगा, स्टार्टिंग से ही 9 बजे से ही। फिर भी मैं घर पे थी, मैंने थोड़े बहुत खजूर खाए, और चाय में घी डाल के पिया, 2 कप गुड़ खाया मैंने। और फिर मैं यहाँ से घर से निकली, मैं 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे निकली।
मतलब जब थोड़ा पेन ज़्यादा हो गया, मुझे लगा नहीं है मुझे जाना चाहिए, तब मैं डॉक्टर के पास गई हॉस्पिटल। तो मुझे एडमिट किया, फिर उसके बाद फिर वो प्रोसेस उन्होंने अपना चालू कर दिया जो भी था। फिर और उसके बाद बिकॉज कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, 13 kg वेट बढ़ा था मेरा नॉर्मल वेट से। तो उसकी वजह से ना मुझे बीपी मेरा थोड़ा सा हाई हो गया था। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसा किया था कि हो सकता है सी सेक्शन करना पड़े। बट और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो आप ऐसी गलती मत करना, आप घर से खा पी के जाना, क्योंकि उस टाइम पे इतना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना कि फिर वो चक्कर आने लगता है, फिर बहुत हाथ पैर कांपने लगते हैं ऐसे। तो मेरे साथ ऐसा ही हो गया था, मैंने खाया बिकॉज वो सुबह में स्टार्ट हो गया। तो मैंने और कोई था नहीं, हस्बैंड वाइफ ही थे, तो उतना ध्यान नहीं दिया, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ चाय पिया था। तो आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग खा पी के जाना। और फिर वहाँ पे गए तो सब प्रोसेस करने में 11 साढ़े 11 सॉरी 1-2 के आसपास हो गया था सब। फिर एनेस्थेसिया वगैरह दिया। फिर मतलब पेन बढ़ते गया मेरा मेरा मतलब स्टार्टिंग से 15 मिनट 20 मिनट के बाद नहीं पेन हो रहा था, 5-5 8-8 मिनट के बाद हो रहा था। उसके बाद तो और 2-2 मिनट 3-3 मिनट पे ही पेन चालू हो गया था। 5 मिनट तो गया ही नहीं मेरा, स्टार्टिंग से नहीं गया 5 मिनट, मतलब हॉल्ट करके पेन हो ऐसा हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा होने लगा, पेन था। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मेरा बेबी हुआ 6:25 PM को हुआ। मॉर्निंग में 8 o'clock को पेन स्टार्ट हुआ था और बेबी हुआ 6:30 बजे, मतलब 6:25 को बेबी हुआ। तो पेन का तो आप पूछो मत, कितना पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। पर मैंने कोई था नहीं बिकॉज ऑफ दैट, और या कुछ और रीज़न था, आई डोंट नो, कि हबी मेरे अकेले ही थे, तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। और मैंने बहुत हिम्मत किया, मैं चिल्लाई नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अच्छा है कि चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आप ऑब्वियसली यार पेन तो हो गई, आप चिल्लाओ चाहे मत चिल्लाओ, तो चिल्लाने में ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ऐसे टाइम पे कैसे हम कंट्रोल करें, पर मैंने किया है। मैंने चिल्लाया नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मैंने कंट्रोल किया। बेड को ऐसे पकड़ के अंदर ही आप ट्राई करो, कंट्रोल करो, क्योंकि चिल्लाओगे ना तो एनर्जी वेस्ट होती है, सच में होती है ना। तो चिल्लाना मत, क्योंकि चिल्लाना ना चिल्लाना मतलब नहीं, आप चिल्लाओगे तो भी बाहर जो है आपके रिलेशन वाले, हस्बैंड, सासू मामा जो भी हैं सब परेशान होंगे। तो मतलब नहीं, वो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। वो बेबी खुद जब तक वो उसका हेड नहीं दिखता डॉक्टर को या बाहर आता है, तब तक वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। या तो अगर आप प्राइवेट में एडमिट हो, तो अगर आप ज़्यादा ये करते हो तो फैमिली भी ऑब्वियसली प्रेशर में आ जाती है। तो हो सकता है आपको फिर से जनन करवाना पड़े, या आप मतलब डॉक्टर भी बोल सकते हैं कभी कभी कि हाँ भाई इतना पेन हो रहा है, ये नहीं मतलब बर्दाश्त कर पा रही है, तो ठीक है। पर मैं तो बोलूँगी नॉर्मल डिलीवरी ठीक है, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी कैसा कि आप तुरंत फिर मतलब खा पी सकते हो। 2 दिन के बाद आप 2 दिन क्या, सेम डे आप चल फिर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और 1 वीक में तो आप एकदम फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्राई करना कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। और वॉकिंग करते रहना, वॉकिंग जिसका अभी डिलीवरी आने वाला है अगस्त सितंबर में, तो पिछली बारिश का टाइम आ रहा है, तो मेरे टाइम पे भी सेम हुआ था। बारिश की वजह से बाहर तो नहीं वॉक कर पाते, तो घर में ही आप जैसे आपने खाना पीना खा लिया, थोड़ा सा 15 मिनट वॉक कर लो, रेस्ट करके 5 मिनट रेस्ट करके 10 मिनट 15 मिनट वॉक कर लो, फिर आराम कर लो, फिर आप थोड़ा उठो, थोड़ा वॉक कर लो। कंटिन्यू वॉक मत करना, कंटिन्यू वॉक करके मतलब नहीं है कि एक साथ वॉक कर लिया बस थक गए, ऐसा नहीं है, फिर आप उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको वॉक कैसे करना है, दिन भर आपको वॉक करना, दिन भर मतलब अगर आप घर के काम करते हो तो वो तो खुद ही मतलब झाड़ू कर लिया, पोछा लगा लिया। पोछा लगाना अगर मतलब 1-2 बार ही हो गया तो भी आप पोछा लगाना, ऐसे पानी गिरा के लगा दिया करो, पर संभल के फिसलना मत, पोछा लगाना। और क्या बोलते हैं कि वॉकिंग करना। वॉकिंग मतलब आपको दिन भर में कम से कम 5-6 बार 15-15 मिनट 20-20 मिनट के लिए वॉकिंग करना है। जितना भी आपके घर में स्पेस है उसी में वॉकिंग करो। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। और एक जगह ना ऐसे बैठे मत रहना, बैठना बहुत बेकार होता है प्रेगनेंसी में। बैठने से ना बच्चे के उस पर दबाव बनता है, तो सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बैठना मत, और बच्चा कैसे सर घूम नहीं पाता, उसको स्पेस नहीं मिलता।
तो अगर आपको बैठना भी तो ऐसा टेका लगा के दीवार पे ऐसे बैठो है, चेयर पे बैठो है, ऐसे बैठना, ठीक है। ऐसा बिना टेके के ऐसे काफ़ी देर तक मत बैठना, और वॉकिंग करते रहना, मुझे ये बोलना। और अगर आपको 9 मंथ स्टार्ट हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डॉक्टर से पूछ के खजूर खा सकते हो। खजूर ना बहुत अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी के, मैंने खुद खाया था, 9 मंथ स्टार्ट हुआ था मुझे तब। आपको एक एक दिन स्किप करके 3-4 खजूर ऐसे आप खा सकते हो। बट आप चाहिए तो, अगर आपको कोई आपके बॉडी के हिसाब से आपको चाहिए तो एक बार डॉक्टर से बात कर लो, क्योंकि खजूर गर्म होता है ना, तो उसकी वजह से कैसा डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत लोगों को डेट चली जाती है, डिलीवरी नहीं होता, 9 मंथ हो जाता है, 10 मंथ स्टार्ट हो जा रहा है, कितने लोगों को डिलीवरी नहीं हो रहा है, सिजेरियन करना पड़ जा रहा है। तो जो खजूर होता है ना, ये डिलीवरी करवाने के लिए बहुत अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी। तो मैं ऑब्वियसली मैं अकेली थी, तो मुझे कौन देखेगा, सी सेक्शन होने के बाद 6 मंथ का तो ऐसे ही रेस्ट चाहिए रहता। तो फिर मैंने 9 मंथ से ना, मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया है, मैंने खजूर खाना स्टार्ट किया और मुझे 16 डे पहले ही मेरा पेन वगैरह होना स्टार्ट हो गया था। तो खजूर खाया था मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैं बता दे रही हूँ, 9 मंथ में। और दूध में घी डाल के तो मैं 8 मंथ से पीना स्टार्ट किया रेगुलर। वैसे आप चाहिए तो 7 मंथ से स्टार्ट करो, आप एक बार डॉक्टर से भी बात कर लेना। बट मैंने 8 मंथ से स्टार्ट किया था दूध में घी डाल के पीना। वो भी मैं जैसे कभी कभी स्किप कर जाती थी, डेली बेसिस पे कभी कभी नहीं पीती, क्योंकि घी से ना वेट भी बहुत बढ़ता है। और ये 2 चीज़। और वॉकिंग करती थी, पानी बहुत पीती थी, पानी पीते रहना, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और बच्चे को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो पानी पीते रहना। गर्म करके इस टाइम पानी पियो तो बेटर है, मतलब गरम गरम नहीं पीना है, गर्म करके रख दो, उसको ठंडा करके पियो, ठीक है। और फ्रिज का पानी इग्नोर करना, फ्रिज का पानी मत पीना, चाहिए तो मटके का पियो, नॉर्मल पानी पियो और रूम टेम्परेचर का। और चाय कॉफ़ी कम ही लेना, ज़्यादा मत लेना। और ड्राई फ्रूट खाते रहो। और केसर वाला दूध, केसर भी गर्म होता है, तो केसर भी खाते रहो, मतलब दूध में डाल के पीते रहो किसी भी चीज़ में। और बस, और अपना ध्यान रखिए, बच्चे का भी ध्यान रखिए। तो ये मेरी थोड़ी सी स्टोरी थी, जो कि मेरे नॉर्मल डिलीवरी की थी। और पेन तो बताऊँ, बहुत हुआ था पेन, पर ठीक है, बच्चे का रोने का आवाज़ आता है, बच्चा आपके गोद में आता है, सारा पेन सच में ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है नहीं कि मुझे, मतलब पेन याद भी नहीं आता, सही बताऊँ तो, ठीक है। हाँ, उसके बाद थोड़ा टाँका वगैरह में डिफ़िकल्टी होती है, पर ठीक है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी, बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो टाँके का कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, ट्राई करिए नॉर्मल डिलीवरी ही हो, ठीक है, सी सेक्शन के उस पर मत जाना। हाँ, और आजकल एक पेनलेस डिलीवरी आई है, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। ये कैसे होती है, क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका बेनिफिट डिसएडवांटेज सब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बेबी का रखिए, परिवार का रखिए। बाय बाय।